साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपीएससी की परीक्षा के लिए और जो यूपीपीसी की परीक्षा है उसके लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। तो यह जो हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, यह विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसका टेस्ट नंबर 1 है। इसके पहले टेस्ट के 50 प्रश्नों को हम लोग पहले पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। शेष बचे हुए 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के तहत कवर करेंगे। तो ये प्रश्न जो हैं आपके यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन को देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला, संविधान में संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आरंभ किया जा सकता है। तो देखिए, संविधान संशोधन के बारे में आर्टिकल 368 में प्रावधान किया गया है। तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। दूसरा कथन, सभी संविधान संशोधन विधेयकों को प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। नहीं, जो संविधान संशोधन विधेयक होता है ये विशेष बहुमत से, अर्थात सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और सदन के उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। इसलिए दोनों कथन गलत हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो पहला कथन, प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान भारत की संविधान सभा से अपना प्राधिकार प्राप्त करता नहीं। संविधान सभा से नहीं बल्कि लोगों से, क्योंकि संविधान सभा भारत के लोगों से, ना कि संविधान सभा से। इसमें उल्लेख है ना, संविधान के प्रस्तावना में हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग से प्राधिकार प्राप्त करता है, ना कि संविधान सभा से। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, भारतीय संविधान प्रस्तावना से आरंभ होने वाला विश्व का पहला संविधान तो नहीं, अमेरिकी संविधान जो है पहला था। तो दूसरा वाला भी गलत हो गया। तीसरा, प्रस्तावना संविधान का भाग है तथा संविधान की व्याख्या में स्पष्टता प्रदान करती है। ठीक है, तो ये कथन सही है, तीसरा वाला सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत प्रदान की गई अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो क्या होगा? राष्ट्रपति किसी भी राज्य के लिए अध्यादेश की उद्घोषणा कर सकता है? नहीं। दूसरा, उच्च न्यायालयों की शक्तियों को उच्चतम न्यायालय द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है? नहीं। राष्ट्रपति को कुछ मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है? ये सही है, सी वाला। यह वह राष्ट्रीय आपात का विस्तार देश के कुछ भागों में कर सकता है, पूरे देश में नहीं, ये भी नहीं। क्योंकि जो आर्टिकल 359 है, इसमें क्या बताया गया? अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात के दौरान मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए किसी भी न्यायालय में आवेदन करने के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति देती है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि अनुच्छेद 359 के तहत मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, बल्कि केवल उनके प्रवर्तन को निलंबित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला सही है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं। तो हाल ही में सुर्खियों में रहा जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है? तो यह विभिन्न प्रजातियों के बीच अंगों का प्रत्यारोपण। जैसे अभी कुछ समय पहले एक व्यक्ति को जो है शुगर के हृदय को लगाया गया था। तो ये क्या है? ये जेनो ट्रांसप्लांटेशन है। भारत में मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ को परिभाषित किया गया? नहीं, पूरे संविधान में कहीं पर भी मार्शल लॉ को परिभाषित नहीं किया गया है। हाँ, आर्टिकल 34 में किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने की स्थिति में मूल अधिकारों पर प्रतिबंधों का जो प्रावधान है उसके बारे में बताया गया है, प्रतिबंधों का प्रावधान करता है। तो पहला गलत हो गया, पहला कथन गलत। दूसरा, मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल दोनों को देश के किसी भी हिस्से में लागू किया जा सकता है। तो दूसरा वाला कथन सही, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोगों के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए गए। पहला, लोक नियोजन में लोगों के किसी वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शाने वाले मात्रात्मक आंकड़े एकत्र करने के लिए राज्य बाध्य है। यह कथन सही है। एम एम नागराजवाद और जर्नैल सिंह वाद में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार राज्य मात्रात्मक आंकड़ों को एकत्र करने के लिए बाध्य है। ठीक। दूसरा, पदोन्नति संबंधी पदों में आरक्षित श्रेणियों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आकलन का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार पे नहीं, राज्य सरकार पे। केंद्र सरकार पे नहीं है, राज्य सरकार पे है। ये बात कही गई थी जर्नैल सिंह वाद 2018 में। तो पहला जो है वो सही है, दूसरा वाला गलत है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में
निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रावधान भारत में पहली बार प्रस्तुत किया या किए गए? तो देखिए, भारतीय प्रशासन में अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसी में दी गई। पहला सही है। दूसरा, वायसराय की परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों का नाम निर्देशन इसी के द्वारा किया गया, तो ये भी सही है, पहला। दूसरा, तीसरा, भारत के राज सचिव का नया पद, तो भारत के राज सचिव का नया पद जो है ये 1858 को जो अधिनियम था उसके प्रावधानों के तहत सृजित किया गया था। 1858 के प्रावधानों के तहत, ना कि 1861 के तहत। तो यहाँ पे 1 और 2 सही है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारतीय संघ की अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा या से शामिल है? भारतीय संघ की अभिव्यक्ति में, तो देखिए 3 दिए गए हैं। राज्य संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे राज्य क्षेत्र जो भविष्य में भारत द्वारा अर्जित किए जाते हैं, इसमें केवल राज्य शामिल है। एक चीज ध्यान रखिएगा, भारतीय संघ की तुलना में 2 वर्ड आते हैं, एक भारतीय संघ और एक भारत का राज्य क्षेत्र। तो भारतीय संघ की तुलना में भारत का राज्य क्षेत्र जो है एक व्यापक अभिव्यक्ति है, मतलब भारत का राज्य क्षेत्र ज्यादा व्यापक है, क्योंकि भारतीय संघ में केवल राज्य शामिल होते हैं। जबकि भारत के राज्य क्षेत्र को जब कहेंगे तो भारत के राज्य क्षेत्र में न केवल राज्य बल्कि संघ राज्य क्षेत्र तथा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र भी शामिल हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा भविष्य में अर्जित किया जा सकता है। तो इसलिए यहां पर ए ऑप्शन ही आपका सही होगा। यदि राज्य क्षेत्र कहता तो तीनों आ जाते हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली को परिभाषित करने वाली विशेषता या विशेषताएं हैं? देखिए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का सुस्पष्ट पृथक्करण। तो देखिए, संसदीय प्रणाली में सुस्पष्ट पृथक्करण नहीं होता है, ठीक है, तो पहला नहीं है। दूसरा, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना, यह सही है। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, तो यह भी नहीं है, यह भी नहीं सही है। तो केवल दूसरा वाला ही आपका सही, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, तीसरा क्यों सही नहीं है? सरकार की संसदीय प्रणाली राज्य के शासन तंत्र को प्रभावित करती है। शक्तियों के विभाजन का सरकार की संसदीय प्रणाली से कोई संबंध नहीं, क्योंकि शक्तियों का विभाजन स्वयं शासन तंत्र को परिभाषित करने के तरीकों के बजाय राज्यों के विकेंद्रीकरण और स्वायत्तता से अधिक संबंधित है, वो संसदीय प्रणाली से संबंधित नहीं है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है? 3 कथन दिए गए हैं। तो यह एक विधिक अधिकार है, सही है। इसे संसद की एक साधारण विधि द्वारा सीमित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, तो पहला दूसरा सही होगा। तीसरा, उल्लंघन के मामले में पीड़ित व्यक्ति को इसे परिवर्तित कराने के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, नहीं जा सकता। उच्चतम न्यायालय सीधे जाने के लिए, यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो कोई व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। चूंकि जो संपत्ति का अधिकार है ये मूल अधिकार नहीं है, तो इसलिए उच्चतम न्यायालय सीधे नहीं जा सकता, ये उच्च न्यायालय जा सकता है। तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा भाग 3 जो कि मूल अधिकार संबंधित है, तो भाग 3 से अनुच्छेद 19(1)(f), जिसमें पहले संपत्ति के अधिकार को रखा गया था, तो 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 का निरसन करके मूल अधिकार से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब इसे संपत्ति का अधिकार शीर्षक के तहत भाग 12 में एक नया अनुच्छेद 300A शामिल किया गया है। इसके द्वारा यह उपबंध किया गया कि किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। तो इसे संसद की साधारण विधि द्वारा सीमित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संविधान सभा द्वारा पारित उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल था या थे? देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? स्वतंत्र भारत और इसके संविधान की शक्तियों एवं प्राधिकार का स्रोत लोग होंगे, ये प्रस्तावना में है। दूसरा, अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ये भी है। तीसरा, भारत विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण और स्वेच्छापूर्ण योगदान करेगा, ये भी शामिल है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन 1 2 3। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रहा भुंगलोटी क्या है? तो भुंगलोटी एक रंजक बनाने के लिए प्रयुक्त एक पादप प्रजाति है। भुंगलोटी एक लता है जो पादप ऐसा पौधा है जो जमीन के निकट उगते हैं और क्षैतिज रूप में वृद्धि करते हैं, क्षैतिज रूप में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज रूप में, ऐसे इस प्रकार से ये हॉरिजॉन्टल है अर्थात क्षैतिज है, और ये ऊपर जाएंगे तो वर्टिकल हो जाएगा, में वृद्धि करते हैं।
जिसे कटहल के वृक्ष की जड़ों के रस के साथ मिलाने पर केसरिया रंग प्राप्त होता है। परंपरागत रूप से इसका उपयोग बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्रों को रंगने के लिए किया जाता है। देखिए, सितंबर 2018 में असम के चला गांव एवं उसके आसपास के गांव के लोग चला गांव अभ्यारण्य संरक्षण सोसाइटी का गठन करने के लिए जुटे थे। यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु हैं, उन्होंने इसके संबंध में चिंता जताई थी कि यहाँ पर जो भुंग लोटी होती थी उसको संरक्षित किया जाए, क्योंकि वहां पर वो समाप्त हो रहा था। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा के सदस्य किस प्रकार के थे? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं। संविधान सभा के सदस्य जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित बिल्कुल नहीं थे। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे, नाम निर्देशित भी थे। जो देशी रियासतों के सदस्य जो थे वो नाम निर्देशित किए गए थे। तो दूसरा तीसरा अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर, भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। सही बात है। दूसरा, संविधान राजनीतिक वर्ग और न्यायपालिका दोनों के लिए व्याख्या हेतु पर्याप्त लचीलापन प्रदान करता है। दोनों सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? देखिए, यह चयनित उम्मीदवारों की सेवाओं के वर्गीकरण और कैडर प्रबंधन के लिए अधिष्ठित नहीं। सेवाओं के वर्गीकरण और कैडर प्रबंधन के लिए जो है वो कार्य भारत सरकार का जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग है वो ये कार्य करता है। यह अपनी वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करता है। तो देखिए, ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति फिर संसद के समक्ष रख पाता है। तो दूसरा वाला भी गलत हो गया। पहला गलत है, दूसरा गलत है। इसकी अधिकारिता को संसद द्वारा निर्मित अधिनियम द्वारा विस्तारित किया जा सकता है, ये सही है। तो यहां पर केवल तीसरा सही है तथा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जैसा कि संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, निम्नलिखित में से कौन से विशेषणों का प्रयोग भारतीय गणराज्य को परिभाषित करने के लिए किया गया था? संविधान की प्रस्ताव जैसा कि संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था मूल रूप से, तो देखिए मूल रूप से जो था उसमें समाजवादी शब्द नहीं था, समाजवादी नहीं था और पंथ निरपेक्ष नहीं था। संप्रभु और लोकतांत्रिक था। समाजवादी और लोकतांत्रिक और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया है। तो यहां पर बी ऑप्शन 2 एंड 4 पहले से थे। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे और इसमें इन तीनों कथनों में से बताना कौन सा सही नहीं है। ठीक है। इसे राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानसभाओं के अनुरोध पर गठित किया जा सकता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा संबंधित नहीं, राष्ट्रपति द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा, इसको जो है संसद के द्वारा राज्य विधानसभाओं के अनुरोध पर गठित किया जा सकता है। ठीक है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो पहला वाला आपका गलत है। पहला वाला जो है आपका वो गलत है। दूसरा, इसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो अपना पद धारण करते हैं। तो दूसरा वाला आपका सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है। तीसरा, यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता नहीं, संबंधित राज्य के राज्यपालों को प्रस्तुत करता है। तो तीसरा गलत है। तो पहला और तीसरा गलत है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के सॉलिसिटर जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। क्या है? पहला, भारत के सॉलिसिटर जनरल पद का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। नहीं किया गया है। महान्यायवादी का किया गया है, सॉलिसिटर जनरल का नहीं किया गया। सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर का उल्लेख नहीं है। केवल आर्टिकल 76 में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का उल्लेख है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, सॉलिसिटर जनरल की भूमिका महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को उसके आधिकारिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में सहायता करना। तो पहला गलत है, दूसरा सही, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, भारत के लिए संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले रखा था? एम.एन. राय ने 1934 में इन्होंने सबसे पहले रखा था। उत्तरी अटलांटिक संगठन नाटो, जो कि एक क्या है, एक सैन्य गठबंधन है। ठीक है, अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। दो कथन दिए गए हैं। यह इस सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध है कि इसके सदस्यों में से किसी एक के विरुद्ध हमले को सभी के विरुद्ध हमला माना जाएगा। यह कथन सही है। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, यह भी सही है। दोनों कथन यहां पर सही है। इसका गठन जो है 1949 में हुआ था, 1949 में, और यह 27 यूरोपीय देशों, 2 उत्तरी अमेरिकी देशों,
उत्तरी अमेरिकी देश मतलब अमेरिका और कनाडा इसमें शामिल है। और एक यूरेशियाई देश के बीच यह एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। आगे बात करते हैं। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए गए हैं और बताने इनमें कौन सा सही है या से सही है। आपातकाल के दौरान भारत के संघीय ढांचे के एकात्मक स्वरूप में परिवर्तन जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया नहीं। आपातकाल के दौरान भारत के संघीय ढांचे के एकात्मक स्वरूप में परिवर्तन ये किसी भी देश के संविधान से नहीं लिया गया है। तो पहला वाला गलत होगा। दूसरा, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता नहीं, इसको जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है, इसलिए अनूठी विशेषता नहीं है। इसलिए पहला दूसरा दोनों गलत है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह है राज्यों को पुनर्गठित करने की संसद की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहां पर कुल आपके पास 3 कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सही है। पहला, इस प्रकार के परिवर्तनों पर विचार करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही संसद में पेश किया जा सकता है। सही है, राज्यों के पुनर्गठित करने के संबंध में। अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने की संसद की शक्ति में किसी भारतीय क्षेत्र को एक विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति शामिल है। नहीं, ये शामिल नहीं है। इसके लिए जो है प्रावधान आपका आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन करना पड़ेगा। वो अनुच्छेद 3 के तहत नहीं आएगा कि किसी भी मतलब कोई क्षेत्र जो है किसी विदेशी राज्य को दे दिया जाए। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, राज्यों के पुनर्गठन के उद्देश्य से संबंधित कोई भी विधेयक संसद में विशेष बहुमत से पारित किया जाता नहीं। राज्यों के पुनर्गठन के उद्देश्य से संबंधित कोई विधेयक साधारण विधेयक से पारित किया जाता है। तो पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। दूसरा तीसरा आपका सही नहीं है, तो इसलिए ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला है, राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। सही बात है। राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने के लिए उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। नहीं, आयु न्यूनतम आयु का कोई मानदंड नहीं है, बस उसे जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। ये केवल है योग्यता में। और उसका तो पहला सही, दूसरा वाला गलत हो गया। उसका पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये भी सही है। तो पहला सही है और तीसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी रिट निजी व्यक्ति के साथ साथ सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। तो देखिए, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये निजी व्यक्ति के साथ साथ सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, परंतु परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण ये केवल सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए, बताना कौन सा उपयुक्त में से सही है। देखिए, पहला, अनुच्छेद 33 के तहत 33 के तहत विधि निर्माण की शक्ति केवल संसद को प्रदान की गई है, ना कि राज्य विधान सभाओं को। ये सही है क्योंकि ये सशस्त्र बलों से संबंधित है। ठीक है, सशस्त्र बलों से संबंधित है, इसलिए केवल संसद को प्रदान की गई है। तो ये पहला सही है। दूसरा, अनुच्छेद 33 के तहत निर्मित विधियों को किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये भी सही है। तीसरा, अनुच्छेद 33 के तहत निर्मित विधियां केवल युद्धक कर्मियों और सशस्त्र बलों के अधिकारियों को सम्मिलित करती नहीं, इसमें जो भी सशस्त्र बल हैं, इसमें चाहे नाई, बढ़ई, मैकेनिक, रसोईया, चौकीदार, बूट मेकर, दर्जी इत्यादि जो हैं, जो गैर युद्धक भी हैं, उनको भी शामिल किया जाता है। इसलिए तीसरा गलत है। तो पहला और दूसरा आपका सही है। पहला और दूसरा सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है। 3 कथन दिए गए हैं। पहला है, वह भारतीय लोक परीक्षा और लोक विभाग का लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख है। सही बात है। वह 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले उस तक पद धारण करता नहीं, 6 वर्ष की अवधि, 6 वर्ष की अवधि और 65 वर्ष की आयु। ठीक है, 6 वर्ष की अवधि और 65 वर्ष की आयु तक। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, केंद्रीय वित्त मंत्री संसद में कैग की अनुपस्थिति के दौरान उसका प्रतिनिधित्व कर सकता नहीं, कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता इसका। तो दूसरा और तीसरा गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस परिस्थिति या किन परिस्थितियों को उचित माना जा सकता है। देखिए, राज्य में कुशासन होना या भ्रष्टाचार ये इसका आधार बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति शासन जो है आपका आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। 356 के तहत जो सरकारिया आयोग रहा है केंद्र राज्य संबंध पर 1988 की, उसकी रिपोर्ट में कई सारी ऐसी परिस्थितियां बताई गई जिनके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, जिसमें राज्य में कुशासन होना ये जो है क्राइटेरिया नहीं है, मतलब ये कोई कंडीशन नहीं है।
दूसरा, राज्य सरकार यदि विचारपूर्वक संविधान के विरुद्ध कार्य करती है तो बिल्कुल लगाया जा सकता है। तीसरा, केंद्र सरकार के किसी संवैधानिक निर्देश की राज्य सरकार द्वारा अवहेलना की जाती है तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किए गए हैं? तो देखिए, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। इसको शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 74(1) के माध्यम से। तो पहला सही है। दूसरा, 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक लोकसभा निर्वाचन में मतदान करने के हकदार हैं। इसको 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया, ये भी सही है। तीसरा, राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। ये पहले संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 15(4) में जोड़ा गया था, 15(4) के द्वारा जोड़ा गया था। तो तीनों के तीनों जो है संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 79। हाल ही में खगोलविदों ने अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्रेटर से अंतरिक्ष में एक दुर्लभ विशालकाय विस्फोट की खोज की। अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्रेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए, बताना कौन सही है। पहला, ये उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन तारे हैं जिनमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। दूसरा, माइग्रेटर्स का उत्सर्जन अत्यधिक रैखिक रूप से ध्रुवीकृत उज्ज्वल होता है और व्यापक आवृत्ति रेंज में दिखाई देता है। तो दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जो ये अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड माइग्रेटर हैं, ये धीमी गति से घूमने वाले एक प्रकार के न्यूट्रॉन तारे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। राज्य की नीति निषेध तत्व भारत के लिए उपयोगी रहे हैं क्योंकि इनका उद्देश्य भाग 3 में, जो कि मूल अधिकार संबंधित है, में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए रिक्तता को पूरा करना है। सही है। ये न्यायिक समीक्षा करने में न्यायालयों की सहायता करते हैं, ये भी सही है। ये विपक्ष को सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रभाव डालने और नियंत्रण करने में संभव बनाते हैं। तीन के तीनों सही हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है जब स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है, सही है। युद्ध के दौरान शत्रु के साथ विधि विरुद्ध तरीके से व्यापार या संचार करता है, तब भी खो सकता है। तीसरा, कपटपूर्ण तरीके से नागरिकता प्राप्त करता है, तब भी नागरिकता खो सकता है। तीन के तीनों आधार हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82, तख्त या सिंहासन। तख्त सिखों के लिए अस्थायी प्राधिकार का स्थान है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्तमान में सिख 5 स्थानों को तख्त के रूप में मान्यता देते हैं, जो कि पंजाब में स्थित नहीं। 5 तो हैं, परंतु जो 3 जो है वो पंजाब में है, बाकी 2 जो हैं पंजाब के बाहर है। देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ था, दिल्ली विधानसभा ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1971 में एक संशोधन विधेयक पारित किया, जो तख्त दमदमा साहिब को, जो कि पंजाब में ही है, को सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता देता है। तो 5 तख्त हो गए हैं, ठीक है। इनमें से जो 4 तख्त हैं वो गुरु गोबिंद से संबंधित है। 10वें गुरु गोबिंद से संबंधित है, जबकि पहला तख्त जो है, जो अकाल तख्त है। अकाल तख्त सारे 5 तख्तों में सबसे प्राचीन तख्त है, जिसे कालातीत का सिंहासन भी कहते हैं, आपके अमृतसर में है। और इसे वर्ष 1606 में गुरु हरगोबिंद द्वारा, जो कि छठे सिख गुरु थे, द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो दूसरा वाला आपका सही है, पहला वाला गलत है। तीसरा, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सभी तख्तों से के लिए जत्थेदारों की नियुक्ति करती है। नहीं, सभी तख्तों के लिए नहीं। जो पंजाब में 3 हैं, पंजाब में 3 कौन से हैं? अकाल तख्त अमृतसर में, केशगढ़ साहिब तख्त आनंदपुर साहिब, दमदमा साहिब तख्त तलवंडी साबो में। वहाँ के लिए जो है, वहाँ के लिए ये जत्थेदारों की नियुक्ति करते हैं। बाकी जो 2 बाहर हैं, पटना साहिब तख्त बिहार में है और हुजूर साहिब तख्त जो नांदेड़ महाराष्ट्र में, वो उनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। ठीक है, वो उनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, तो उनके लिए ये जत्थेदार की नियुक्ति नहीं करते हैं। तो यहाँ पर केवल आपका दूसरा वाला कथन सही, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 83, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 की परिधि से बाहर है? मतलब जिसको संशोधित करने के लिए आर्टिकल 368 का A8 का जो है प्रावधान नहीं करना पड़ता या सहायता नहीं लेनी पड़ती है। नागरिकता की समाप्ति, इसके लिए 368 की जरूरत नहीं होती है। राज्यों में विधान परिषदों का निर्माण, इसके लिए भी जरूरत नहीं होती है, साधारण विधेयक से हो जाता है। तीसरा, नए राज्य के नीति निषेध तत्वों को शामिल करना। देखिए, नए राज्य के नीति निषेध तत्वों को शामिल करना या कोई मूल अधिकार शामिल करना, उसके लिए 368 में जाना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो पहला दूसरे के लिए नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। ठीक है। पहला, वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की अर्हता रखता हो। सही है। वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो संसद अवधारित करे, नहीं, राष्ट्रपति अवधारित करता है। दूसरा वाला गलत हो गया। तीसरा, वह संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई या उनकी संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। सही है। तो पहला और तीसरा सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(2) के प्रयोग पर संविधान द्वारा उपबंधित किए गए युक्त निर्बंधन के अंतर्गत आ सकेंगे? तो गुप्तचर अधिकारी द्वारा गोपनीय सामग्री को प्रकट करना, बिल्कुल, इससे देश की मतलब सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है। हथियार उठाने के लिए भाषण देना, ये भी, इस पर भी प्रतिबंध हो सकता है, होगा। तीसरा, भाषण जो लोकसभा में सरकार की स्थिरता को बाधित कर सकता है, ये इसके तहत नहीं आएगा, इस पर युक्त युक्त प्रतिबंधन निर्बंधन के अंतर्गत ये नहीं आएगा। तीसरा, न्यायालय की अवमानना भी आएगा। ठीक है। तो इसमें पहला दूसरा चौथा था, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है? पहला, समान न्याय को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। ये है, ये नहीं है, ये समाजवादी सिद्धांत है। ये समाजवादी सिद्धांतों के साथ, गांधीवादी सिद्धांतों का नहीं। दूसरा, लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। ये भी क्या है, समाजवादी सिद्धांतों में है, गांधीवादी में नहीं है। तीसरा, ग्राम पंचायतों का संगठन करना और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करना, ये है। तो केवल तीसरा वाला है, तीसरा वाला आपका है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 क्या है? निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पास संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा या से संरक्षण उपलब्ध है या है? देखिए, पहला, निरुद्ध किए गए व्यक्ति को निरोध के आधारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, भले ही वह जनहित के विरुद्ध हो। देखिए, सामान्यतः जो है सूचित किया जाना चाहिए, परंतु यदि जनहित के विरुद्ध है तो उसे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती। तो पहला वाला सही नहीं है। दूसरा, निरुद्ध किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के बाद रिहा कर दिया जाना चाहिए जब तक कि मजिस्ट्रेट आगे के निरोध को प्राधिकृत नहीं करता। देखिए, सामान्य दशा में, यदि सामान्य दशा में किसी गिरफ्तारी होती है, तब तो ये होता है सामान्य कानून गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के लिए कि 24 घंटे के बाद रिहा होने का अधिकार है जब तक कि मजिस्ट्रेट आगे की हिरासत को अधिकृत नहीं करता। परंतु यह निवारक निरोध कानून के मामले में लागू नहीं होता है। ठीक है। तो पहला दूसरा दोनों गलत है। निरुद्ध किए गए व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन के देने का अवसर दिया जाना चाहिए, ये सही है। तो तीसरा वाला सही, इसलिए ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति को 3 महीने की अवधि के लिए निरुद्ध, 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए निरुद्ध नहीं किया सकता जब तक कि सलाहकार बोर्ड ने यह प्रतिवेदन न दिया है कि ऐसे विस्तारित निरोध के लिए पर्याप्त कारण है। बोर्ड में किसी एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शामिल होना आवश्यक है, मतलब शामिल होगा उसमें। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सा या से सही है। पहला है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने के लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। राष्ट्रपति किसी भी समय पश्चावर्ती उद्घोषणा द्वारा इसको रद्द कर सकता है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने की संसद की शक्ति को सीमित कर दिया। सही है। देखिए, इसके माध्यम से क्या किया गया कि एक राष्ट्रीय शासन की घोषणा को 1 वर्ष से आगे बढ़ाने की संसद की जो शक्ति थी उसको सीमित करने के लिए एक नया उपबंध प्रस्तावित किया गया। इस प्रकार यह उपबंध किया गया कि 1 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन को एक समय में 6 महीने के लिए केवल तभी बढ़ाया जा सकता है जब निम्नलिखित 2 शर्तें पूरी हों। कौन कौन सी? पहला, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे भारत में या संपूर्ण राज्य अथवा इसके किसी एक भाग में लागू होनी चाहिए उस समय। दूसरा, चुनाव आयोग द्वारा यह प्रमाणित करना चाहिए कि कठिनाइयों के कारण संबंधित राज्य की विधानसभाओं के आम चुनाव नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर आपका दूसरा सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, बताना कौन सही है। यह पूरी तरह संप्रभु निकाय थी। सही है। यह ब्रिटिश संसद द्वारा सरकार के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त कर सकती थी या बदल सकती थी। सही है। रियासतें कभी भी विधानसभा में शामिल नहीं हुई, बिल्कुल हुई, धीरे धीरे करके
संविधान सभा में ये शामिल होती गई। तो पहला दूसरा सही है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, इसने 1919 के माध्यम से इसने प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया, सही है। इसने उच्च और निम्न सदनों के साथ केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की, ये भी सही है। तीसरा, इसने राज्यों को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किया, ये भी सही है। इसने पहली बार मुसलमानों, सिखों और आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया, ये सही नहीं, क्योंकि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान 1909 में हो चुका था। ठीक है, डी वाला सही नहीं है। आगे बात करते हैं, उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और वह श्री वैष्णववाद के दर्शन में सबसे सम्मानित आचार्य रहे हैं। वह वेदांत की विशिष्टता द्वैत उपशाखा के मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने भाष्य जैसी प्रभावशाली ग्रंथों की रचना की। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया जा रहा है? तो ये श्री रामानुजाचार्य के बारे में कहा गया है। इनकी एक समानता की मूर्ति या स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम से इनकी एक मूर्ति बैठी हुई अवस्था में जो तेलंगाना में स्थापित की गई, जो कि पंचलोह से निर्मित है, और यह बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, श्री रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत के प्रस्तावक रहे हैं। इनका जन्म 1017 में तमिलनाडु में हुआ था। इन्हें इलैया पेरुमल के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, क्या है? पहला, भारत के नागरिक संघ और राज्य दोनों के प्रति निष्ठावान होते नहीं, क्योंकि भारत में क्या है? एकल नागरिकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, भारत में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होता नहीं, ऐसा यहाँ पे नहीं है, ऐसा अमेरिका में है। ठीक है, यहाँ पे प्राकृत मतलब चाहे जन्म से हो या बाद में आपने नागरिकता ली हो, वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो यहाँ पर आपका दोनों ही कथन क्या है? गलत है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। ये क्या है? मूल संरचना के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पहला, यह सर्वप्रथम केशवानंद भारती मामले 1973 में उत्पन्न होता है, सही बात है, पहला सही है। यह भारतीय संविधान की कठोरता और लचीलेपन के बीच संतुलन को कमजोर करता है, कमजोर नहीं करता और मजबूत करता है, इसलिए दूसरा कथन गलत हो गया। पहला सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? तो देखिए, दीवानी या फौजदारी मामलों में कोई पूर्व पद प्रभाव कानून जो है वो अधिनियमित नहीं किया जाएगा दीवानी या फौजदारी मामलों में। तो देखिए, पहला सही नहीं, क्योंकि यह सीमा केवल आपराधिक कानूनों पर ही आरोपित होती है, ना कि नागरिक कानूनों या कर कानूनों पर। दूसरे शब्दों में यदि कहें, नागरिक देयताएं या जो कर होता है टैक्स, वो पूर्वव्यापी रूप में आरोपित किए जा सकते हैं, तो पहला वाला सही नहीं है। दूसरा, स्व अभिशसन से सुरक्षा देने में अंगूठे के निशान और रक्त के नमूने देने से सुरक्षा शामिल है, कि मतलब आप चाहें तो आप अपना फिंगरप्रिंट दें या नहीं, इससे सुरक्षा शामिल नहीं है, तो दूसरा वाला गलत हो गया। तीसरा, किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में दोहरी छत से बचने के लिए या तो न्यायालय या विभाग को ही कार्रवाई करनी चाहिए। ये दोनों कर सकते हैं अपने अपने स्तर पर। ठीक है, यहाँ पे इसे दोहरी कार्रवाई नहीं माना जाएगा, तो कोई भी इसमें सही नहीं है। संविधानवाद सीमित सरकार का दर्शन है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं इस दर्शन को परिवर्तनीय बनाती हैं? तो देखिए, मूल अधिकार बनाती है, केवल मूल अधिकार, तो ए ऑप्शन देखिए। संविधानवाद सीमित सरकार के संदर्भ को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि सरकार को प्रदान की गई शक्तियां असीमित नहीं है बल्कि सीमित है। मूल अधिकार सरकार की शक्तियों पर सीमाओं के रूप में कार्य करते हैं। मूल अधिकार जो हैं वो सरकार की शक्तियों पर सीमाओं के रूप में कार्य करते हैं। जैसे जैसे राज्य को नागरिकों की वाक एवं अव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करना चाहिए, जबकि राज्य के निजी तत्व सरकार पर प्रतिबंधों या सीमाओं के रूप में कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि वे परिवर्तनीय नहीं है। वही मूल कर्तव्य वास्तव में सरकार पर नहीं अपितु नागरिकों पर आरोपित प्रतिबंध या सीमाएं हैं। आगे बात करते हैं 96 नंबर। यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। ये कथन सही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, ये केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल की स्थिति में ही ऐसा होता है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं होता है।
तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, राष्ट्रपति मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। निलंबित कर सकता है, ठीक है, ये सही है। तीसरा, अनुच्छेद 21 और 22 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित नहीं कह सकता। नहीं, 21 और 22 के लिए में प्रावधान नहीं है, 20 और 21 के लिए, 20 और 21 के लिए, 22 के लिए नहीं है। तो यहां पर केवल दूसरा वाला कथन सही है और बाकी गलत है, पहले तीसरा। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 बी के तहत किया गया है और यह संविधान के तहत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों दोनों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच कर सकता है। नहीं, देखिए, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए कर सकता है परंतु धार्मिक अल्पसंख्यक इसमें शामिल नहीं है। तो पहला कथन सही है, दूसरा वाला गलत है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी पहलें राज्य के नीति निषेध तत्वों को प्रभावी बनाती हैं? तो देखिए, 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये आपका नीति जो आर्टिकल 41 है, जिसमें काम पाने के, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को बंद, उसके तहत आ जाएगा। दूसरा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को अपनाना, ये जो है आपका आर्टिकल 50, जिसमें क्या है कहा गया है, न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की मांग करता है, वहां पे ये आ जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये आर्टिकल 48 के तहत क्या है, कृषि और पशुपालन के आधुनिकीकरण की मांग करता है, आधुनिकीकरण की मांग करता है, उसके तहत आ जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ये आर्टिकल 41, जिसमें काम पाने का अधिकार प्रदान करने के लिए उपबंध करता है, और आर्टिकल 43 सभी श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी का उपबंध करता है, उसके तहत आ जाएगा। तो ये सभी के सभी जो हैं पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के को प्रभावी बनाती हैं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। नीति आयोग के टीम इंडिया विंग में शामिल कौन है? प्रत्येक राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों को निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? प्रतिष्ठा की समानता की, अवसरों की समानता की, विधि के समझ समानता की, परिणामों की समानता की गारंटी नहीं देता है। तो पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा था, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।